बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रज़ा। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं गट हेल्थ के हवाले से, जानवर की गट हेल्थ के हवाले से। हर साल जो लाइव स्टॉक ग्लोबल इंडस्ट्री है वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है जानवर की न्यूट्रिशन के हवाले से। और ये जो पैसे खर्च होते हैं वो खर्च होते हैं रिसर्च ट्रायल्स पे, प्रोडक्ट मार्केटिंग पे, उसके अलावा कंसल्टेशन पे। ये पैसे खर्च किए जाते हैं। और मैं जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये सिर्फ ज़िया है अगर हम जानवर की गट की हेल्थ पर तवज्जो नहीं देंगे। अगर एक जानवर का जो गट है, जो उसका मैदा है वो सेहतमंद है तो 100% बात है जानवर जो भी खुराक लेगा वो 100% बात है उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो डाइजेस्ट होंगे और अब्जॉर्ब होंगे। और जिससे जानवर की जो प्रोडक्शन है या रिप्रोडक्शन है और इसके अलावा जो मिल्क है और उसकी हेल्थ जो है, उसकी ग्रोथ जो है वो इम्प्रूव होगी। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जानवर का जो इम्यून सिस्टम होगा वो भी गट हेल्थ से बेहतरी उसमें आएगी जाके। अगर एक जानवर ऐसा है जिसका जो गट है वो बिल्कुल बोसीदा है, अनहेल्दी है, तो ज़ाहिर सी बात है ना वो जो बोसीदा गट है वो ना सिर्फ जानवर की सेहत का ज़िया है बल्कि जो फार्मर है उसके पैसे का भी ज़िया है। क्योंकि एक बोसीदा गट जो है वो ना तो खुराक को जज़ब करेगा, ना उसमें से जो जितनी भी न्यूट्रिएंट्स है उसको अब्ज़ॉर्ब करेगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो उससे क्या चीज़ आएगी, जो जानवर की ग्रोथ भी नहीं होगी, उसमें रिप्रोडक्शन का अमल जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शन है वो कम हो जाएंगे। तो इनका उन पे डायरेक्ट असर पड़ेगा जाके। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा कि गट हेल्थ है क्या चीज, इस पे कौन सी चीजें हैं जो इस पे इफेक्ट करती हैं। तो काफी सारी ऐसी वजूहात हैं और स्ट्रेसर्स हैं जो कि डायरेक्ट जिनका इम्पैक्ट है गट जानवर के गट की हेल्थ पे जाके। वो स्ट्रेसर्स क्या हैं? वो स्ट्रेसर्स जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकती है, वो वीनिंग का अमल भी है, वो फीड रिस्ट्रिक्शन भी है, वो एसिडोसिस भी है। और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज है वो एक्सेस हीट है। अगर हम इन स्ट्रेसेस को किसी भी तरीके से कम कर लेते हैं तो ये इस चीज की जमानत है कि जानवर का जो गट है वो बेहतर परफॉर्म करेगा। और जब गट बेहतर परफॉर्म करेगा तो 100% की बात है जानवर की हेल्थ भी इंप्रूव होगी, उसका इम्यूनिटी स्टेटस भी वेल डेवलप होगा और जानवर की जितनी भी परफॉर्मेंस है जिसमें उसका मिल्क हो गया, उसकी रिप्रोडक्शन होगी, वो भी बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाएगी। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है रूमिनेट्स के हवाले से। रूमिनेट्स जिनमें भेड़, बकरी, गाय, भैंस, उनकी गट की जो हेल्थ है, उनकी गट की जो हेल्थ है प्रोटेक्शन बड़ी जरूरत है, उसकी डेवलपमेंट जो है उसमें बड़ी जरूरत है। वो क्या वजह है? क्योंकि आपको पता है कि जो ह्यूमन है वो बेसिक एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। और जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो डाइजेशन का जो है वो की पॉइंट है। तो ह्यूमन की जो हेल्थ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन के अंदर जो है माइक्रोफ्लोरा है, जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं या वायरस हैं या एल्गा या फंगस है, इनको हम कलेक्टिवली माइक्रोफ्लोरा का नाम देते हैं। तो उनकी प्रोटेक्शन बड़ी जरूरी है। अगर हम इन माइक्रोफ्लोरा को डिवेलप कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, उनको बिल्ड कर लेते हैं तो 100% सी बात है जानवर जो है वो 100% जो है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। अगर हम इस माइक्रोफ्लोरा को मेंटेन नहीं रख सकते, इनको खत्म कर बैठते हैं तो 100% बात है जानवर जो है वो जो भी खुराक खाएगा उसको जज़ब नहीं करेगा और उसकी जितनी भी परफॉर्मेंस है वो डायरेक्टली इफेक्ट हो जाएंगी जाके। और इसके अलावा एक यहाँ पर ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो गट है वो मल्टी लेयर्ड है। जो र्यूमन है, जो खास तौर पर र्यूमन है, वो मल्टी लेयर है, लेकिन नीचे जो इंटेस्टाइन है वो सिंगल लेयर्ड है। तो जो इंटेस्टाइन की जितनी भी रिलायबिलिटी है उसका डिपेंड जो है वो टोटली र्यूमन पे है।
अगर रूमन हेल्दी होगा तो 100% बात है वो इंटेस्टाइन को भी प्रोटेक्ट करेगा और इंटेस्टाइन के अंदर जितने भी खतरनाक पैथोजन है उनकी इन्वेजन को भी बचाएगा और पैथोजेंस को ज्यादा से ज्यादा रिमूव करेगा। तो यहाँ पर गट की प्रोटेक्शन जो है वो डायरेक्टली जो है वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि वो सेहत भी उससे जानवर की बेहतर होगी, इम्यूनिटी भी बेहतर होगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर करने वाली ये है कि हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, इस गट हेल्थ को इम्प्रूव कहाँ से करना है। तो ये स्टार्ट होती है जो ही काफ पैदा होता है। तो काफ के पैदा होने के साथ साथ आपको जैसा कि पता है उसके अंदर कोई इम्यूनिटी नहीं होती। उसकी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो उसकी कोलोस्ट्रम है। माँ का पहले दिन का दूध जो है वो कोलोस्ट्रम जब उसे हम टाइमली उसके पैदा होने के आधे घंटे के अंदर पिलाएंगे तो वो उसकी जो इंटेस्टाइनल जो ओपनिंग्स हैं उनके अंदर वो जज़ब होकर जो है वो उस कॉफ की डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा बनेगा और मैक्सिमम जो इम्यूनिटी है वो काफ को प्रोवाइड करेगा। जब काफ को मैक्सिमम इम्यूनिटी प्रोवाइड होगी तो जहरी सी बात है उसका जो गट है वो वेल डेवलप हो जाएगा और उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो बीमारी से भी महफूज रह जाएगा। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो जो है हम प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल को फॉलो करके इसके अलावा डिस्ट्रेस की शक्ल में जब हम काफ के अंदर प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी हम काफ की गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको महफूज कर सकते हैं। तो ये सब चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हम करके अपने जानवर की गट हेल्थ को महफूज कर सकते हैं। अच्छा, अगली नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है वो आती है अगर हम वीनिंग के फौरन बाद जानवर को डायरेक्ट फेड मैक्रो प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं अगर हम उसको जानवर को खिलाते हैं तो 100% सी बात है जो जानवर का गट है वो इम्प्रूव रहेगा। इसके अलावा हम वोलेटाइल फैटी एसिड्स का इस्तेमाल करके गट की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि वोलेटाइल फैटी एसिड जो हैं वो र्यूमन की पीएच को कंट्रोल करते हैं और पैथोजन को र्यूमन के अंदर से महफूज उसकी खतरनाक इफेक्ट से महफूज रखते हैं। आखिर पे मैं जो बात ये कहना चाहता हूँ जो सारी मेरी बात करने का चीज जो सबसे ज्यादा अहम अहम बात थी वो ये है कि गट का इम्प्रूव होना, बेहतर होना इस चीज की निशानी है कि जानवर जो है वो ग्रोथ भी करेगा, वो अपनी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करेगा, वो उसका इम्यून स्टेटस भी बेहतर रहेगा और ये सारी चीजें जो हैं वो इस तरह की हो इस तरह ही इम्प्रूव होगी जिस तरह मैंने आपको पहले बताई थी। अगर हम पास्ट में नजर डालें तो पास्ट में हम देख सकेंगे कि पास्ट में जो एंटीबायोटिक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल बेधड़क इस्तेमाल होता था ताकि हम जो जानवर के अंदर बीमारी को महफूज रख सकें। लेकिन बाद में रिसर्चेज आए तो रिसर्चर ने गलत साबित किया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो रही है तो इसका सब्स्टिट्यूट जो है वो पोस्ट बायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स और इसके अलावा प्रोबायोटिक्स, फीड एडिटिव्स और फीड एंजाइम्स ने ली। और जब हमने फीड एंजाइम प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक्स को खुराक में शामिल किया तो उससे जानवर की जो एफिशिएंसी जो है फीड कन्वर्जन रेशियो जो है वो बहुत इंप्रूव हुई और माइक्रोफ्लोरा को भी प्रोटेक्ट कर लिया गया। तो हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपने जानवर का जो गट है उसको मैक्सिमम बचा सकते हैं और मैक्सिमम जो खुराक है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोडक्शन के अंदर। जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो 100% बात है हमें प्रॉफिट भी मैक्सिमम होगा। शुक्रिया।